एक बहुत अच्छा कपल हो सकता है जो मैट्रिमनी के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स लिए हुए हैं, पर वो आपस में अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर नहीं हो सकते। शादी के बाद भी क्या एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है मैरिज में? आप ज्योतिषीय रूप से समझ लें कि क्या ये समय फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा है। कई बार ऐसा भी हुआ है क्या आपने मैरिज कंसल्टेशन के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे? तो कंसल्टेशन तो हम हमेशा दे देते हैं और वो कंसल्टेशन उस व्यक्ति को पसंद आए नहीं आए। अ बैड मैट्रिमोनियल डिसीजन कैन नॉट ओनली कॉज डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ। एक गुड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजरी फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई कि मेरे लिए शादी का अच्छा योग कब है। अब अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे बचपन में तो ये आपके जीवन का ट्रॉमा थोड़ी है। दवाई होती है बीमारियों की, दुख बीमारी नहीं होता। हस्बैंड वाइफ एंड किड्स विदाउट ग्रैंड पेरेंट्स इज नॉट इवन अ फैमिली। कि आप दोनों का सब कुछ सही है पर लॉन्जेटिविटी मैच नहीं हो रहा, लंबे समय तक विधवावस्था देखनी पड़ी। 36 गुण मिलाने पे ब्रेकअप पैचअप हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, जी। पेड़ से शादी हो रही है। कुंडली में काफी चीजें पता लगती हैं, क्या ये भी पता लग सकता है कि फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी? Let's say if the analysis is indicating towards separation, then we don't hold back to our emotions. We advise separation. Astrology cannot tell you what would be the decision of this person. दिस एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो हेल्प इन रीमैरिंग। सर तो एक बात बताओ, लेडी लक जो होता है वो वाइफ की वजह से ही होता है? समाज नहीं कहता कि माँ को घर पे रुकना है बच्चे के पास। बच्चा माँ से अलग नहीं होना चाहिए। पेट्रियार्की टॉक्सिक है तो दोषी तो नवजात बच्चा है। नमस्कार। मैरिज, रोमांटिक लाइफ, कंपेनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ में भी आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ से ऊपर ही है ये। कंपेनियन वी चूज, आवर मैरिड लाइफ, आवर फैमिली लाइफ, इसका जो इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल जीवन पे आता है, ये इसके आसपास भी कोई और इम्पैक्ट नहीं होता। आज मैं और सिमरन एस्ट्रोलॉजिकली योर्स पर मैरिड लाइफ, रोमांटिक लाइफ और इसमें ज्योतिष का क्या महत्व है या क्या रोल है, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। शादी एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और आपका स्पाउस चूज करना इज द ओनली डिसीजन यू कैन टेक इन योर लाइफ। आप पेरेंट्स नहीं चूज कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स नहीं चूज कर सकते हो, लेकिन स्पाउस आप चूज कर सकते हो। करेक्ट स्पाउस को कैसे चूज करें, कब चूज करें, और फैमिली प्लानिंग के बारे में हम आज का एपिसोड बेस करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी का जो विजडम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उसका यूसेज मैरिज में क्या है, आज एपिसोड उस बारे में है। वेदर यू आर सिंगल, एंगेज्ड और मैरिड, दिस डिस्कशन इज फॉर यू। लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन विद एस्ट्रोलॉजर रोहित आश्व त्रिवेदी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई स्पाउसेस हैं, लाइफ पार्टनर्स है, क्या वो बिजनेस पार्टनर्स भी बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं और ये बड़ा एक रेकरिंग फिनोमिना देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक डॉक्टरों का परिवार है तो वहाँ पे एक विवाह संबंध में के बाद कई बार देखा जाता है कि जो बहू है उनको एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप फैमिली क्लिनिक को, या आप भी डॉक्टर हैं आप फैमिली क्लिनिक को ज्वाइन कर लें, या ऐसा कुछ व्यवसायों में भी देखा जाता है कि शादी के बाद बहू फैमिली बिजनेस को की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगी, देखेंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे मैट्रिमोनियल पार्टनर हैं, उसके साथ-साथ अच्छे बिज़नेस पार्टनर भी हों। हम्म। एक बहुत अच्छा कपल हो सकता है जो मैट्रिमनी के लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स लिए हुए हैं, पर वो आपस में अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर नहीं हो सकते। हम्म। सो ये अलग से एक चेक हो जाता है, हम्म। जो हमें ओवर एंड अबव करना पड़ेगा इफ अ कपल आल्सो वांट्स टू हैव अ बिज़नेस विद ईच अदर। ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि एक विवाहित कपल है, 10, 15, 20 साल से विवाहित हैं, बहुत खुश हैं और अब वो एज़ अ कपल कुछ एंटरप्रेन्योरियल करना चाह रहे हैं, बट दे मे बी अ डिज़ास्ट्रस बिज़नेस पार्टनर्स विद ईच अदर। आपको अपने स्पाउस के साथ कोई व्यवसाय करना है या नहीं करना हम्म। इज़ अ सेकंड or a completely different aspect or a check which you need to astrologically get mapped. हम्म। You may be very good romantic partner with someone, but you may not be a good trading partner, and vice versa. You may be a bad matrimonial partner with someone, but you both can be good business partners. हम्म। जिस तरह से हम विवाह के लिए कुंडलियां चेक कराते हैं, जी। इसीलिए इसी तरह से बिजनेस के लिए भी, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी कुंडलियां मैच कराई जाती है। जैसे विवाह के लिए हमने पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव देखा। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए हम सप्तम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, प्रॉफिट का हाउस, एक्सपेंशन का हाउस, म्यूचुअल पार्टनरशिप अरेंजमेंट, फ्रेंडशिप का हाउस जो है भाव है, इनको चेक कराते हैं इसी तरह से एक पद्धति के अंदर। सर हमारी ये बात हुई कि एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है
व्हेन टू मैरी, हू टू मैरी। शादी के बाद भी क्या एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है मैरिज में? हाउ टू मैनेज अ मैरिज? Of course. See, as you very rightly summarized, first of all, and the sequence is very important here. First of all, we need to understand timing of marriage, हुँ, when to marry, and this is not the muhurat part. जी। जो मुहूर्त होता है ना शादी का मुहूर्त, हुँ, हुँ। we I don't mean muhurat by this timing. हुँ, हुँ। This is when you start the pursuance of marriage. मुहूर्त is only for the ceremony. वैवाहिक संस्कार जो होता है सेरेमनी के लिए मुहूर्त देखा जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए पहले देखता है टाइमिंग ऑफ मैरिज व्हिच वी हुँ, डिस्कस्ड, देन whom to marry, compatibility, जी। and then the most important part, how to manage a married life. देखिए, कंपैटिबिलिटी में हो सकता है कि कपल का 80% 90% कंपैटिबिलिटी चेक आ रहा है, 70% आ रहा है, 60% आ रहा है। ये एडवाइजेबल मैरिजेस हैं, 100 बाय 100 नहीं होता। 80% है वेरी गुड मैरिज, 90% है वेरी गुड मैरिज। हुँ, हुँ। अब ये जो 10% 15% कॉन्ट्राडिक्शन है, ये उस वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनकर आएंगी। हुँ, यही समस्याएं अगर पता चलता कि 80% टाइम में आ रही है क्योंकि कंपैटिबिलिटी स्कोर केवल 20-25% हुआ है, तो इट इज अ बैड मैरिज। हुँ, हुँ, पर हुँ। अगर 80-85% अच्छा आ रहा है, केवल 15-20% की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये 15-20% जो है ये रेमेडी से, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से बहुत इजीली मैनेज हो सकती हैं। तो ओके। लेट्स से किसी मैरिड कपल की लाइफ में शादी के 2 साल बाद हुँ, एक फेज़ आ रहा है जब 8 महीने तक आपस में दोनों में बहुत तनाव होता है हुँ, हुँ। और लेट्स से इन-लॉज़ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपस में पारिवारिक तनाव हो सकता है। हुँ, हुँ। तो उसको टालने के लिए कुछ उपाय बताए जाएँगे। ओके। इसी तरह से फिर शादी के बाद एक वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का बहुत प्रमुख पड़ाव आता है जब हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, हुँ, हम बच्चों के लिए प्लान करते हैं। यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप ज्योतिषीय रूप से समझ लें कि क्या ये समय फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा है। हुँ। यहाँ पर 70-75% रोल लेडी की, वाइफ की कुंडली प्ले करती है बिकॉज़ शी हैज़ टू कैरी द बेबी इन हर वूम्ब, हर ओन हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। 25 30% वेटेज रहती है पति की कुंडली को। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के अंदर हुँ, यदि सावधानी ना बरती जाए, अशुभ समय के अंदर फैमिली प्लानिंग कर ली, ऐसी परिस्थिति में फैमिली प्लानिंग कर ली जहाँ पर वाइफ मदर जो हैं, वो बहुत अशुभ परिस्थिति से जा रही हैं, अशुभ ग्रह दशा चल रही है, अशुभ गोचर चल रहा है और मान लीजिए यहाँ पे एंटीसिपेशन ऑफ ग्रीफ है, इनके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। हुँ, हुँ। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ बच्चे की मानसिक सेहत के ऊपर गंभीर आघात लग सकता है। ओके। ये फैमिली प्लानिंग कब करनी है, इसमें क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, कोई ज्योतिषीय उपाय की आवश्यकता है या नहीं, इसके ऊपर ज्योतिष बहुत स्पष्टता से और बहुत अच्छी जानकारी, उपयोगी जानकारी एक दंपति जीवन के लिए दे सकती है। ओके। सर, कई बार ऐसा भी हुआ है क्या आपके केसेज़ में, आपके क्लाइंट्स के साथ कि आपने मैरिज कंसल्टेशन के लिए बिल्कुल मना कर दिया हो कि हम नहीं करेंगे? देखिए, हमारा काम है कंसल्टेशन देना। जी। हम तो कभी भी कंसल्टेशन के लिए मना नहीं करेंगे। अगर कोई कंसल्टेशन के लिए आएगा, हम कंसल्टेशन देंगे। वो कंसल्टेशन कैसी होगी? जैसी आपकी कुंडली में गणित हमें बताए। हुँ, हुँ। आपकी उसका जो रिज़ल्ट है कंसल्टेशन का, वो आपकी इच्छा के अनुसार या आपके डिज़ायर के अनुसार नहीं होगा। जैसे कई बार होता है कपल है रोमांटिकली इन्वेस्टेड इंटू ईच अदर, कुंडली दिखा रहे हैं कि हमारा आगे का रोमांटिक मैरिड लाइफ़ कैसी जाएगी जी? डिज़ास्ट्रस, हुँ, ये नहीं चलेगी, आगे खराब हो जाएगी, आप दोनों के रास्ते अलग-अलग हो जाएँगे। हुँ। वो रोते-रोते बाहर जाते हैं। तो ओके। कंसल्टेशन तो हम हमेशा दे देते हैं और वो कंसल्टेशन उस व्यक्ति को पसंद आए, नहीं आए, वो हमारा काम ही नहीं है। वी आर नॉट लाइफ कोचेज़, हमारा काम मोटिवेशन करना नहीं है। हमारा केवल काम है भविष्य जो दिख रहा है, हुँ, जो फ्यूचर दिख रहा है उसको सटीकता से, ऑब्जेक्टिवली बहुत सटीकता से साफ-साफ बता दें, ताकि जहाँ तक व्यक्ति अपने लाइफ में अच्छे डिसीज़न ले पाए, बेटर डिसीज़न ले पाए, वो हुँ, हुँ, अच्छे निर्णय ले पाए। अगर कोई शादी एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि कंपैटिबिलिटी चेक नहीं बन रहा हुँ, या फिर लेट्स से बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी चेक है पर एक व्यक्ति की आयु कम है, हुँ, एक मध्यम आयु 40-45 की एज दिख रही है, दूसरे व्यक्ति की आयु 80-85 दिख रही है। हुँ, तो नो नो स्कोप ऑफ इमोशंस, मैरिज इज़ नॉट एडवाइसेबल। नाउ सी एक बहुत कॉमन केस सिनेरियो है, प्रॉब्लम है जो देखा जाता है
कि अरे नहीं, वी आर डेटिंग सिंस लास्ट मेनी इयर्स और हम एक दूसरे की समझ है, हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, वी बोथ आर इमोशनली इन्वेस्टेड इनटू ईच अदर। या फिर एक अरेंज सेटअप में आता है कि अरे नहीं जी, इनके तो सारे हॉबीज मैच करते हैं, प्रोफेशन मैच करता है, परिवार को भी हम जानते हैं, कॉमन रिश्तेदारी भी है, हुँ, सब कुछ ठीक लग रहा है। सी एस्ट्रोलॉजी is a science to look into chaotic systems. लीनियर अलजेब्रा से तो बेसिक कॉमन सेंस से तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, कपल में बड़ी अटैचमेंट है, परिवार मिलता है, हुँ, पर वो शादी का आउटकम तो वैसा होता नहीं। कितनी ही केसेस में हम देखते हैं कि बड़े अच्छे 2-3 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी होती है और वो शादी 2 साल 3 साल भी नहीं चल पाती। हुँ, बहुत अच्छे अरेंज सेटअप के अंदर परिवार चेक करने के बाद, एक दूसरे का स्वभाव चेक करने के बाद शादी करी जाती है और 6 महीने के बाद ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हुँ, एस्ट्रोलॉजी इस केओटिक नेचर जो है हमारी इमोशंस का, हमारी परिवार की इंटरैक्शन का, उसमें देखने का गणित है। हो सकता है कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बहुत अच्छी है, पर 3 साल 4 साल बाद परिस्थिति ही ऐसी नहीं रहेगी, आप बदल गए होंगे, आपके स्पाउस बदल गए होंगे, आप एक अलग कैरेक्टर होंगे, आपके स्पाउस एक अलग कैरेक्टर होंगे, आपके इर्द-गिर्द जो वातावरण है, वो बदल गया होगा, पारिवारिक वातावरण बदल गया होगा, उसमें अब आपका रिलेशन कैसा रहेगा, ये हम नॉर्मल लॉजिक से नहीं बता सकते। इसी के लिए ज्योतिष चाहिए होती है। जो हुँ, बटरफ्लाई इफेक्ट होता है ना, ए विल लीड टू बी विल लीड टू हुँ, सी हुँ, विल लीड टू डी। एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द बटरफ्लाई इफेक्ट। ए विल लीड टू बी विल लीड टू सी। लेट्स से अब ये बी जो पिट स्टॉप है, यहाँ पे हमें कुछ अशुभ घटनाक्रम होते हुए दिख रहा है, या लेट्स से अगेन रेफरिंग टू आवर डिस्कशन, टाइमिंग ऑफ मैरिज इज रॉन्ग, यू आर गोइंग थ्रू इनऑस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। हुँ, यहाँ पर आप पिट स्टॉप बी पर आए, वो हुआ अपने स्पाउस के चयन का। यहाँ पर आपने डिसाइड किया कि इनसे शादी करनी है, या फिर आपने डिसाइड किया यहाँ पर मैं शादी कर रहा हूँ या कर रही हैं। तो अब आगे का जो बी के बाद सी, डी, ई, एफ बटरफ्लाई इफेक्ट में कैस्केडिंग इम्पैक्ट आना था, हुँ, वो पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई। दिस मे साउंड वेरी अबसर्ड, पर आप कोई वैवाहिक निर्णय लेते हैं कि ठीक है, मेरे को इनसे शादी करनी है, इस समय पे शादी करनी है। जी, एज़ अ कॉन्सिक्वेंस ये बड़ा अबसर्ड लगेगा सुनने में, 8 महीने बाद आपकी सेहत खराब हो गई, अब आपको डायबिटीज़ हो गया और 12 साल बाद अब मार्केश आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पर शादी करी थी। अच्छा, का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन व्हिच इज़ मैटर ऑफ रिसर्च इज़ कि शादी खराब हुई, एंग्ज़ायटी आएगी, स्लीप साइकिल आपका बिगड़ेगा, लाइफ़स्टाइल बिगड़ेगा, हुँ, और एक अ can of worms will open up. A bad matrimonial decision can not only cause disturbed married life, it can cause your professional decline, it can cause your health decline, it can even, cause or prepone your deaths. So, timing of marriage is most important. I'm again repeating. हुँ, हुँ, If you take a wrong, if you, let's say, decide to marry someone when you are in a bad astrological time period, then irrespective of whom you are marrying, the हुँ, marriage will go bad. वो हुँ, शादी नहीं खराब होगी, उस शादी के कारण कुछ अशुभ हो जाएगा। उस शादी के कारण अब आप बीमार हो गए। बहुत प्यार-मोहब्बत है, पर आप हॉस्पिटल में हो। हुँ, सो टाइमिंग ऑफ मैरिज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड देन इज़ द सिलेक्शन। इसमें इनफैक्ट ये भी देखा जाता है सिमरन कि टाइमिंग ऑफ मैरिज अगर ठीक है, जैसे अरेंज मैरेजेज़ में बहुत होता है ये। टाइमिंग ऑफ मैरिज ठीक है, उसके बाद आपकी कंपैटिबिलिटी चेक 50% स्कोर ही आ रहा है। इट विल बी अ वेरी गुड मैरिज। हुँ, जैसे आमतौर पे वही सीक्वेंस लोग गलत कर देते हैं। पहली सीक्वेंस होनी चाहिए, यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर अगेन, एस्ट्रोलॉजर हू हैज़ गुड 10-15 मिनिमम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन यू आर टेकिंग इन योर लाइफ। जैसे हम होते हैं ना 50,000 लाख रुपए का फ़ोन खरीदते हैं, तो जी, प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इसमें कंजूसी नहीं करते, इसमें इन्वेस्ट। एक गुड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजरी फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई कि मेरे लिए शादी का अच्छा योग कब है। वो एस्ट्रोलॉजर आपको बता पाएँगे कि एक तो देखिए जी 27 से 28 साल के बीच में ऐज है, हुँ, कि ऐज में शादी के लिए शुभ समय है, फिर 33-34 में आएगा ऐसे-ऐसे करके। जी, अब वो जो शुभ समय है, वहाँ पर आप अपने लिए रिश्ते देखना शुरू करें। आम तौर पे अगर आप एक शुभ समय से जा रहे हैं, तो उस समय में आपको जो रोमांटिक या मैट्रिमोनियल पार्टनर अकर होंगे, वो आपसे मैच भी कर जाएँगे। देयर विल बी अ गुड कंपैटिबिलिटी चेक बिटवीन यू एंड द पर्सन। हुँ, पर अगर आप ही अशुभ समय से गुजर रहे हैं, तो हुँ, यू आर मोस्ट लाइकली टू ओनली मीट पीपल हुँ, हु आर अ बैड मैट्रिमोनियल मैच टू यू। Thus ओके, again, the first part, timing is most important. Then
we come over to the third part, management of a matrimonial relationship or life. बच्चों का, कि आप फैमिली प्लानिंग कब करते हैं, आपने किसी ऐसे समय में, देखिए जैसे ग्रीफ है, हुँ, ग्रीफ तो हमारे जीवन का एक अंग है। हम सबके परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबको स्वास्थ्य में समस्याएं आती रहती हुँ, हैं। यदि आपने फैमिली प्लानिंग इस समय में कर ली जब जो बच्चे की माता जी हैं हुँ, वो एंटिसिपेशन ऑफ ग्रीफ या ग्रीफ के आसपास कहीं हैं, तो उसका बड़ा अशुभ प्रभाव आएगा आपके जीवन पे। किसके जीवन पे? बच्चे के जीवन पे। बच्चे की मेंटल हेल्थ यहाँ खराब हो जाएगी। हुँ, हमने एक कुछ रिसर्च कर रहे हैं ऑटिज़्म पे कई सालों से, तो उसमें हमने देखा है कि माताजी की जो मानसिक सेहत है, हुँ, गर्भावस्था के समय और जब बच्चा आपके स्तनपान पर है, उस समय माताजी की, मदर की जो इमोशनल मेंटल हेल्थ है, उसमें अगर ग्रीफ या एंटीसिपेशन ऑफ ग्रीफ हुँ, कुछ अन्य 2-3 और ज्योतिषीय उपकरण हैं, उसके साथ ओवरलैप होते हुए दिख जाएँ, तो द चाइल्ड इज़ वेरी लाइकली टू बी ऑटिस्टिक। तो ये ओके, तो बहुत सिंपली अवॉइड करा जा सकता था जस्ट बाय प्लानिंग द बाय द टाइमिंग ऑफ द फैमिली प्लानिंग। जी, सिमिलरली कई बच्चों में कुछ कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। आजकल हम देखेंगे कि जो 18, 20, 22 वाली जो ये कॉलेज गोइंग जनरेशन है, इनको पता नहीं ट्रॉमा से क्या अटैचमेंट हो गया। अरे मुझे ये ट्रॉमा है, अरे मुझे वो ट्रॉमा है, और दुःख की दवाई आ गई है बाज़ार में। आजकल क्या हो गया है, कुछ मूर्ख और ग्रीडी व्यवसायी, मैं इन्हें व्यवसायी कहूँगा, आजकल बाज़ार में दुःख की दवाई बाँट रहे हैं, थेरेपीज़ बाँट रहे हैं। अरे अच्छा, तुम्हें बचपन में तुम्हारे फादर स्ट्रिक्ट थे, ये तो ट्रॉमा है तुम्हारा, तुम्हें थेरेपी चाहिए। अरे! वो अपनी दुकान चला रहे हैं और आपके मन में पहले तो वो एक बिना वजह का डर भर रहे हैं, और दूसरा वो भारतीय परिवार पद्धति पे आघात कर रहे हैं। पेरेंटिंग में स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। अब अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे बचपन में, तो ये आपके जीवन का ट्रॉमा थोड़ी है। ये तो समाज का एक बड़ा विकृत स्टेट है, जिस पे हम धीरे-धीरे जाते जा रहे हैं। फिर दुःख की दवाई, अरे तुम्हें दुःख है, ये लो दवाई खा लो। हुँ, अरे दुःख की दवाई थोड़ी होती है, सुख-दुःख तो आते जाते हैं रहते हैं जीवन में। हुँ, हुँ, दवाई होती है बीमारियों की, दुःख बीमारी नहीं होता। और ये सारी मेंटल हेल्थ जो हमारा इतना एक आजकल का अजीबो-गरीब सा मेंटल हेल्थ की सिचुएशन, इमोशनल हेल्थ की जो समझ बन गई है, इसका एक प्रमुख कारण है कोलैप्सिंग और बैड स्टेट ऑफ मैरेजेस। हुँ, गलत समय पर गलत पार्टनर से शादी कर रहे हैं, फिर 10-15 साल तक उस शादी में स्ट्रगल करते रहते हैं। आजकल तो कुछ हमारी सामाजिक व्यवस्था भी ऐसी हो गई, जो एक दाम्पत्य जीवन को बड़े अलग दृष्टिकोण से देख रही है। हुँ, पहले विवाह होता था ताकि जॉइंट फैमिली सेटअप रह सके। फिर क्या होने लगा धीरे-धीरे कि नहीं जी, जॉइंट फैमिली तो नहीं, हम तो न्यूक्लियर फैमिली, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन, डॉटर इन लॉ एंड किड्स, न्यूक्लियर फैमिली पे आ गए। अब न्यूक्लियर फैमिली से भी सिंगुलर फैमिली, नो फादर इन लॉ, नो मदर इन लॉ, हस्बैंड, वाइफ एंड किड्स। हस्बैंड, वाइफ एंड किड्स विदाउट ग्रैंड पेरेंट्स, विदाउट एक्सटेंडेड फैमिली इज नॉट इवन अ फैमिली। हुँ, यहाँ तो परिवार व्यवस्था ही टूटने लग गई। जॉइंट फैमिली फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली ठीक है, एक जॉइंट फैमिली का छोटा रूप है। हुँ। सिंगुलर फैमिली कोई फैमिली थोड़ी होती है, वो तो कपल होता है। सर एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी इस पे कि आपने बोला कि कुंडली में पता लग जाता है कि किसी पार्टनर की लाइफ़ अगर कम है, तो यू एडवाइस सर्टेन थिंग्स मे बी रेमेडीज़ और मे बी समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। तो सर ऐसे बंदे को जिसकी लाइफ़ कम दिख रही है, शैल दे नॉट गेट मैरिड? नहीं, नहीं, देखिए जी, ज्योतिष एडवाइज़री साइंस है, बाइंडिंग साइंस नहीं है। जी। पर ये हमेशा एक एडवाइजिंग साइंस रहती है, हुँ, जिसमें आपको स्पष्टता से सब कुछ बताना है। तो मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहाँ पे म्यूचुअल लॉन्गेविटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। हुँ, एक व्यक्ति की आयु 40 साल लग रही है, दूसरे व्यक्ति की आयु दीर्घायु लग रही है। हुँ, तो यहाँ पर एक ज्योतिषी का कर्तव्य है कि वो बताए कि देखिए जी, इन दोनों की लॉन्गेविटी में बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, हुँ, जिसके कारण किसी एक को लंबे समय तक विडोहुड देखना पड़ेगा, हुँ, फुल स्टॉप। पर ये एडवाइजरी देना ज्योतिषी का कर्तव्य है कि इतना देकर आप उन्हें बता दो। अब वो शादी करनी है या नहीं करनी है, वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। हुँ, एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज रिमेन्स एडवाइजरी साइंस। हुँ, मैंने अपने करियर में बहुत सारे कपल्स को ये वाली पर्टिकुलर एडवाइजरी दी है कि आप दोनों का सब कुछ सही है, पर लॉन्जेटिविटी मैच नहीं हो रहा, तो आप देख लीजिए, किसी एक व्यक्ति को हुँ। लंबे समय तक विधवावस्था देखनी पड़ेगी। अच्छा। एक चीज़ आपने और मेंशन करी क्योंकि मेंटल हेल्थ का टॉपिक आया था। ये देखने को मिलता है कि इफ
द मैरिज इज़ नॉट गुड, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये बोला जाता है कि बच्चा पैदा कर लो, तो सब ठीक हो जाएगा। एज़ एन एस्ट्रोलॉजर आप क्या बोलना चाहोगे उस पे? नहीं, नहीं जी, देखिए इसमें बच्चा हमें तब करना चाहिए जब आपकी मानसिक और शारीरिक परिस्थिति इसकी अनुमति देती है और आपकी आर्थिक परिस्थिति इसकी अनुमति देती है। हुँ, हुँ। ज्योतिष इन तीनों परिस्थितियों पर स्पष्टता से प्रकाश डालने के लिए एक बहुत उपयोगी, हुँ, महत्वपूर्ण विद्या है। हुँ, हुँ, पर सिर्फ़ ये कह देना कि कभी भी बच्चा कर लो, फैमिली प्लानिंग कर लो, मैरिड लाइफ़ ठीक हो जाएगी, नहीं, ये ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें डिज़ास्टर हो जाता है। हुँ, बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। हुँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हुँ। तो क्योंकि इसके साथ नॉलेज इतनी नहीं है, नॉट एवरीवन नोज़ कि एस्ट्रोलॉजी इसमें भी हेल्प करती है। तो आई अरे! थिंक टुडे आजकल चली गई है, आज से 30, 40, 50 साल पहले ज्योतिष बहुत प्रचलित थी। जी, ज्योतिष समाज में बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे रूप के अंदर फैली हुई थी। फिर क्या हुआ, ज्योतिष की शिक्षण ही प्रणाली ही हिलने लग हुँ, गई, उल्टे-सीधे ज्योतिषी आ गए, कुछ जी, भी होने लग गया। अब आप देखती हैं आजकल जो चल रहा है वो तो 36 गुण मिलाने पे ब्रेकअप, पैचअप हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, जी, पेड़ से शादी हो रही है। मिथ बिल्कुल। चले हैं, मंगल दोष एक अजीबो-गरीब सा मिथ चल गया है, जी, कुछ नहीं जी। होता है मंगल दोष। इट कैन बी कंप्लीटली इग्नोर्ड इन हुँ, टेकिंग अ मैट्रिमोनियल डिसीजन। उसी प्रकार से आपने ये 36 गुण का तो हमने डिस्कशन करा ही कि ये जी, केवल एक प्राइमरी चेक होता है, ये डिसाइसिव चेक नहीं है। हुँ, इसकी अच्छे गुण मैच कर जाने पर भी शादी खराब रह सकती है और 36 गुण मैच ना होने पर भी शादी बहुत अच्छी हो सकती है। हुँ। जैसे आपने सर एक बड़ा अच्छा टॉपिक इसमें मेंशन किया दोष के बारे में, मांगलिक दोष। सर मांगलिक दोष एंड इन एस्ट्रोलॉजी इसका मतलब क्या है और क्या इसको समझा जाता है? देखिए जी, वैदिक ज्योतिष में तो पहली चीज़ ये एक बड़ा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। जी। मांगलिक दोष कोई बड़ा दोष होता ही नहीं, इट कैन बी कंप्लीटली इग्नोर्ड एज़ आई सेड। इसको बिना वजह पैट्रियार्कल जो हाइपर मैस्कुलिनिटी का एक चश्मा समाज ने पहन रखा है, उसके कारण इसको इतना बड़ा बना दिया। मांगलिक गुण होता है। अब हुँ, किसी की कुंडली में अगर मंगल उनके मन पे, उनके स्वभाव पे और उनके विचारधारा पर प्रभाव डाले, तो उस व्यक्ति के मन, स्वभाव और विचारधारा में मंगल वाला एक अग्रेशन आ जाएगा, अल्फा नेचर आ जाएगा, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएँगी। हुँ, वो एक पैट्रियार्की वाला चश्मा हमने पहन लिया, जिसमें कह दिया कि अरे! लड़की अगर अच्छा अल्फा है, नहीं, 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 इससे शादी नहीं करनी। तो एक डोमिनेंट या एक अल्फा या एक लीडरशिप क्वालिटी रखी हुई लड़की को हमने मांगलिक कह दिया कि नहीं, नहीं जी, इनसे शादी नहीं करनी और उससे एसोसिएटेड बहुत सारे फिर मिथ इधर-उधर के हुँ। मिर्च मसाला लगा के लोगों ने इसमें कालांतर जैसे में पेड़ और से ऐड कर शादी कर लो और डॉगी से शादी करा दो, इस टाइप जी, के वो निकले, कुछ भी कुछ बहुत नहीं है सारे ये चीज़। कुछ भी नहीं है ऐसा। यू कैन कंप्लीटली इग्नोर मांगलिक दोष इन योर चार्ट फॉर टेकिंग मैट्रिमोनियल डिसीजंस। हुँ। कोई ज़रूरत नहीं होती मांगलिक दोष को देखने की भी। सर ये जो रेमेडीज़ होती हैं, मैरिज की कंसल्टेशन में कहाँ पे वो रेमेडीज़ यूज़ आती हैं? किस चीज़ को ये रेमेडीज़ सॉल्व करती हैं? देखिए रेमेडी होती है करेक्शन। जी। जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम दिखे, हुँ, हम उसको करेक्ट करना चाहेंगे। ये प्रॉब्लम आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की हो सकती है, ये इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ की हो सकती है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन-लॉज़ की हो सकती हुँ, है, हुँ, ये इम्पैक्ट ऑफ मैट्रिमनी ऑनटू योर इंडिविजुअल प्रोफेशन के ऊपर हो सकती है। हुँ, ये हो सकता है कि दिस इज़ इम्पैक्ट ऑन योर सोशल लाइफ ड्यू टू योर मैरिज। हुँ, जहाँ पर वो डिफेक्ट दिखेगा जी, उसके लिए रेमेडी बनेगी। अब वो रेमेडी क्या होगी? वो रेमेडी जेमस्टोन थेरेपी हो सकती है, वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हो सकता है, वो डिसीजन मेकिंग हो सकती है, वो लाइफ़स्टाइल चेंज हो सकता है, वो कोई और ज्योतिषीय थेरेपी हो सकती है, हुँ, हुँ, जो उस गिवन प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी। वो गिवन प्रॉब्लम क्या है? वो तो कुंडलियों के डिटेल्ड एनालिसिस से पूरा मैप आउट हो जाएगा हुँ, कि ये 2 व्यक्ति हैं, ये यहाँ पे शादी कर रहे हैं, तो अगले 30 साल इनके एज़ अ कपल इस तरह से जाएँगे, इसमें 2 साल बाद ये होगा, 3 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ये होगा, 8 से 9 साल में ये होगा, 18 साल बाद ये होगा। अब इसमें से 2-3 पड़ाव तो नेचुरल लग रहे हैं कि ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। छोटी-मोटी क कहा-सुनी तो सब में होती रहती है। अरे! ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादा लग रहा है, जो ये 4 साल बाद हो रहा है, जी, इसके लिए कोई रेमेडी चाहिए। अब ये 4 साल बाद जो दिक्कत दिख रही है, इसके लिए हो सकता है जेमस्टोन रेमेडी, उपवास रेमेडी या बहुत सारे रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का तो बहुत बड़ा कैनवस है, कभी हम उसके ऊपर एक सेपरेट बिल्कुल। डिस्कशन कर सकते हैं। वो डिप्लॉय होगी ताकि ये कपल इस मेजर प्रॉब्लम को जो इनके जीवन में एज़ अ कपल इतने सालों बाद आएगी या अभी आ चुकी है हुँ, ऑलरेडी, हुँ, उसको मैन्यूवर कर पाएँ। ओके। सर इससे ही रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगी जैसे कुंडली की हम बात करते हैं,
कुंडली में काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। क्या ये भी पता लग सकता है कि फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इन फॉर द मैरिज जी, गोल? जी, जी, बिल्कुल आपकी बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू बी अ पेरेंट, यस। इसका कुंडली के अध्ययन से, कुंडली के विश्लेषण से हुँ, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रकाश पड़ जाता है, काफ़ी स्पष्टता आ जाती है। ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जो देखा जाता है जब कुंडलियाँ मैच कराई हुँ, जाती हुँ, हैं हुँ। कि क्या ये कपल आगे चल के बच्चे को जन्म दे पाएगा और उस बच्चे को फिर अच्छी परवरिश दे पाएगा या नहीं। हुँ, देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे थे ना 5 साल, 7 जी। साल, 9 साल, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, मोटा-मोटा 9 साल ही चेक करा है उसमें। उसमें हमने अज़्यूम कर लिया कि 5 साल रोमांस है, हुँ, 7 साल तक लड़ाई-झगड़े भी नहीं हुए आपस में रहने में और कम से कम 9 साल तक दोनों ने एक-दूसरे को प्रोफ़ेशनली, होम मेकर या दोनों प्रोफ़ेशनल हैं, की तरह मोटिवेट भी किया। इसमें बच्चा भी हो गया, बच्चे को अपनी 8-9 साल पहले जीवन के अच्छी परवरिश भी मिल गई, तो ये अच्छी शादी है। ओके, गॉट इट सर। तो इसका मतलब ये भी है कि क्योंकि फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का पता लगता है एंड परवरिश का भी पता लगता है। बहुत सारी चीज़ें मेंटल सर हेल्थ का पता लगता है। जी, बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है जो आप अगर पहले जान लो व्हिच इज़ बेटर। बाद में जाके तो सफ़र करने से तो सरप्राइज़ होने से अच्छा है पहले से ही पता चल जाएगा। इन्फॉर्म्ड डिसीज़न आप ले पाओगे, करेक्ट? That is the whole worth of astrology. Astrology makes you take more informed decisions. Thus, you increase the quality of your life experience. It is a planner only. It is the torch. No, हुँ, we हुँ, have हुँ। discussed it so many times that astrology remains a torch. It will illuminate your path हुँ, हुँ। so that you maneuver around your obstructions to reach your own destination in more productive way. हुँ, ज्योतिष वो टॉर्च ही तो है, ज्योत जमा ईश लैम्प। अंडरस्टूड सर। सर एक्चुअली क्या होता है कि इट्स एन इमोशनल डिसीजन फॉर पीपल। सो बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल कि एस्ट्रोलॉजी का इतना प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है शादी में, इतना किसी ने कभी बात नहीं करी है। ग्रंथ तो बड़े पढ़े हैं जी, लोग बात नहीं करते क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, पढ़ो जाके। सर पढ़े कैसे? हमें पता ही नहीं कि हमें पढ़ना क्या है। ये ज्योतिषियों को पढ़ने की चीज़ है। जैसे हुँ, अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो जी। मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर वो डॉक्टर एमबीबीएस की किताबें पढ़ के आया हो, हुँ, उसको हुँ। ज़रूरत है। ज्योतिषी भी नहीं पढ़ते, प्रॉब्लम तो ये है। एटलीस्ट हमें सर पता है कि डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते क्यों हैं, हमारे को ये भी नहीं पता बिकॉज़ इतना जी। दे कमर्शियलाइज़ हम जी, अगर आप समझ रहे होंगे जो मैं बोल रही हूँ, हो अगेन टू चुका है। समराइज़, पहला जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाएँ, शादी या रोमांटिक लाइफ़ से रिलेटेड प्रश्न या जिज्ञासा या जी। क्यूरियोसिटी लेकर, तो द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी, व्हेन इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू बी इन अ रिलेशनशिप? हुँ, When is the right time for me to start looking out for marriage? जी। Second question should be compatibility. हुँ, मैं किसके साथ compatible हूँ? हुँ, Third question should be if we both are together, तो हमें अपने 10, 15, 20 साल वैवाहिक जीवन के कैसे मैनेज करने हैं? हुँ, First is timing, समय शुभ होना चाहिए. Second is selection of the spouse, जी। and then third is the management of married life. द फैमिली प्लानिंग वाला जो जी। उसमें फैमिली प्लानिंग, प्रोफेशनल प्लानिंग, कई बार दंपति होते हैं जो साथ में काम धंधा करना हुँ, चाहते हैं। हुँ। दे लेट्स से अ कपल हैज़ एन एंटरप्रेन्योरियल विजन टुगेदर, हुँ, 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 उसकी प्लानिंग करना, हुँ, उसकी चेक करना कि आप आपस में काम धंधा कर सकते हैं या नहीं, जी। एक कॉमन फैमिली व्यवसाय को देख सकते हैं या नहीं, उसकी चेक करना। ओके। सर इन सब से पता लगता है काफ़ी चीज़ों के बारे में कि व्हेन टू मैरी, हू टू मैरी, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है। बट क्या कुंडली से ये भी पता लग जाता है कि डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल डेफिनिटिवली पता चल जाता है यदि हमें किसी कुंडली में ये दिख रहा हो कि नहीं भैया, हुँ। मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगेन मैं डिटेल जी, में जी, नहीं जी, जा रहा, जी। बहुत क्लियरली कि यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगी, हुँ, हुँ, कि हुँ। इस टाइम के आगे ये कपल सेपरेट हो जाएगा, व्हिच इज डिवोर्स, देन ओके। उसी में विडोहुड का भी पता चल जाता है। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा हो तो इट बिकम्स अ नेगेटिव पॉइंट, देन सच रिलेशनशिप्स आर नॉट एडवाइजेबल। हुँ, अब मान लीजिए शादी हो गई, किसी ने कर ली शादी, अब उन्होंने पहले कुंडलियां नहीं चेक कराई, इमोशनल डिसीजन ले लिया, शादी कर ली, अब शादी में बड़ा ट्रबल आ रहा है, हुँ, तो वहां पर ज्योतिष की उपयोगिता होती है ये मैनेज करने में कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ को, और आपके स्पाउस की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और प्रोफेशनल लाइफ को इस हुँ, डिस्प्यूटेड मैरिज में कैसे मैनेज करा जाए, कैसे देखा जाए। हुँ। कई बार होता है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली सेपरेशन एडवाइस करते हैं कि यू विल हैव बेटर लाइफ इफ यू आर सेपरेटेड। इफ ओके। इट इज मैथमेटिकली, लेट्स से इफ द एनालिसिस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स सेपरेशन, देन वी डोंट होल्ड बैक टू आवर इमोशंस, वी एडवाइस सेपरेशन। सर क्या ये भी पता लग सकता है कि वेदर अ पर्सन वुड चीट ऑन द अदर पर्सन, द स्पाउस विल चीट फ्रॉम कुंडली?
देखिए, मैरिज इज हम्म प्रॉमिस ऑफ एक्सक्लूसिविटी एंड लॉयल्टी टू ईच अदर। हम्म अभी कुंडली में अगर हमें ये दिख रहा है कि लेट्स से वर और द पर्सन हस्बैंड हम्म is going through loss of romantic attraction, is going through romantic vulnerability, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट द पर्सन is not feeling romantic attachment and is feeling romantic vulnerability in his head. इस सिचुएशन में द पर्सन इज लाइकली टू वेंचर आउटसाइड मैरिज, which now if whether the person would venture outside marriage or not becomes a question of this person's discipline. हम्म Now, if this person continues to stay in this state हम्म for a long duration of period, कि शादी के 2 साल बाद ही ये व्यक्ति रोमांटिक अट्रैक्शन का लॉस अनुभव कर हम्म रहा है, तनाव अनुभव कर रहा है अगले 5-6 साल तक, हम्म तो 5-6 साल में ये अपने डिसिप्लिन से एक्सक्लूसिविटी तो मेंटेन कर लेगा, पर इस व्यक्ति की अपनी मानसिक सेहत गिर जाएगी, ये खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। देखिए, एक ज्योतिष प्रिडिक्शन की साइंस है, इट इज साइंस ऑफ प्रिडिक्शंस, इट इज साइंस विच टेल्स यू outcome of any causation cycle, action reaction cycles which surround us. हम्म It tells you exact state of future for any given sequence of action and causation cycles. Astrology can very accurately tell you the state the person would be in, mental, emotional, social, professional state हम्म at any given point of time the person would be experiencing. Astrology can does tell you what would be likely decisions of this person. Astrology cannot tell you what would be the decision of this person. ओके जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में तनाव दिख रहा है, रोमांटिक तनाव दिख रहा है 2 साल तक, 3 साल तक, हम्म but for this person promise, loyalty, exclusivity is a very strong religious sentimental question. Maybe because of cultural upbringing, हम्म this person will not cheat. Whether the person will cheat or not cheat is the action of the person. हम उसके circumstances बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये व्यक्ति उदास है, इसको रोमांटिक या कॉन्जुगल हैप्पीनेस अनुभव नहीं हो रही है, ये 3 साल तक अनुभव नहीं हो रही है, फिर लग रहा है कि 3 साल के बाद सडनली द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग रोमांटिक एडवेंचर। हम्म तो यहाँ पर हम इन्फर कर सकते हैं कि हाँ, ये उदास रहा 3 साल तक, फिर सडनली एक एक्साइटमेंट आई है, तो मे बी दिस पर्सन इज हैविंग अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके पर डेफिनेटिव आंसर तो नहीं दे सकती ज्योतिष इसका, वो तो आपका कर्म है। ज्योतिष हम्म आपको परिस्थितियों का और भाव का स्पष्टता से बता देती है, आपको क्या कर्म करना चाहिए ये बता देती है कि यहाँ पे आप ये कर्म करोगे तो ये आउटकम आएगा। हम्म जैसे दिस पर्सन इन दिस एग्जांपल कैन बी टोल्ड कि यहाँ से 2 साल तक आपकी रोमांटिक लाइफ ठीक नहीं है, संयम बरते, मैक्स योर टॉलरेंस, पेशेंस एंड ऑल, यू विल एक्सपीरियंस डिस्प्यूट विद योर स्पाउस, पर 2 साल बाद एकदम से एक्साइटमेंट आ जाती है। मतलब कि अगर आप 2 साल तक डिसिप्लिन में रहें तो अपने आप आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स यू अपीयर टू बी हैप्पी। हम्म पर वो 2 साल संयम बरतना है, ये तो कैरेक्टर हुआ आपका। मेक सेंस सर मेक सेंस सर सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है और द स्पाउस डाइज दिस एस्ट्रोलॉजी आल्सो हेल्प इन रीमैरिंग या एवरीथिंग रिमेन सेम, बी इट योर सेकंड मैरिज और फर्स्ट मैरिज, everything remains same. हम्म Timing of marriage, is it the right time for remarriage, हम्म is it the right person to remarry, how to manage your next marriage, everything remains same. इसमें ये है कि मान लीजिए couple is separated or person is separated, हम्म and separation can be because of divorce or widowhood, a person is separated and has a baby, has one or more kids. अब ये इन व्यक्ति अपना पुनर्विवाह, दूसरा विवाह देख रहे हैं, हम्म वहां पर केवल इनकी और स्पाउस की कुंडली नहीं चेक करवानी, हम्म अब इन बच्चों की कुंडली भी चेक करवानी है। वहां अच्छा पर वो स्टेप बढ़ जाएगा, पर एवरीथिंग विल रिमेन सेम। पर रीमैरिज में अगर बच्चे भी इन्वॉल्व हैं तो उन बच्चों की कुंडली रिस्पेक्टिवली अपने
जो माँ बाप हैं उनके साथ मैच कराना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक सेपरेटेड सिंगल फादर हैं, वो शादी कर रहे हैं एक लेडी से जो सेपरेटेड है पर उनके बेबीज़ नहीं हैं, वो उनके बच्चे नहीं हैं, वो सिंगल मदर नहीं है, शी इज़ अ सेपरेटेड लेडी, मैन हैज़ अ चाइल्ड ऑल्सो। अब इस बच्चे की कुंडली, इनकी जो ये मदर बनेंगी अब, इनके साथ भी चेक करवाना ज़रूरी हो जाता है, उसपे एक और स्टेप आ जाता है, बट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। क्योंकि वो फैमिली बन रही है जी, जी, पूरी। जी, आपस में ओके, उनका भी ये समन्वय देखना है। ओके। सर, शादी जब होती है ये कॉन्सेप्ट आया कि लेडी लक, जी। कि शादी हुई मेरे घर पे और अच्छा सब कुछ हो गया। हुँ। सर, ये भी कुछ होता है Of एक्चुअल course, में? marry the right person and see the brilliant change in your life, emotionally, socially, professionally. So see, if you're marrying in the right time, हुँ, timing सही है, person, marrying the right person, then that alliance will give you fabulous results. हुँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि शादी केवल एक पार्टनरशिप ही होती है। हुँ, जैसे आप किसी बिज़नेस पार्टनरशिप में जाते हैं, एक सही पार्टनरशिप के अंदर जाते हैं, सही पार्टनरशिप क्या होगी? जिसमें पार्टनर के साथ आपका समन्वय हो और बिज़नेस आइडिया अच्छा हो। हुँ, एक अच्छा बिज़नेस आइडिया, राइट सेट ऑफ पार्टनर्स विल मेक यू बिलियनियर, राइट? हुँ। Similarly, right time, right partner, spouse, marriage will make you fabulously happy. सर, तो एक बात बताओ, लेडी लक जो होता है वो वाइफ की वज़ह से ही होता है, बच्चों का बेटे भी की कुछ? वजह से हो सकता है। योर डॉटर शी कैन ब्रिंग यू द लेडी लक। कितने केसेस में देखा गया है कि बिटिया होती है और बूम एवरीथिंग चेंजेस फॉर गुड रीजंस, और बहुत कॉमन होता है। अच्छा। इनफैक्ट वाइफ से लेडी लक शायद कम आए, बिटिया से ज़्यादा आए। हाँ, हाँ, वो बिटिया भी तभी आएगी जब वाइफ़ आएगी। जी, जी, जी। नहीं तो इन अ वे तो वाइफ़ के ही आने से वो सीक्वेंस शुरू हुई। हुँ, हुँ, पर हुँ, मोस्टली जो ये लेडी लक है ना, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये ट्रिगर बेटी के बर्थ से होता है। हुँ, बिटिया आती है, वो लक्ष्मी आती है जीवन में, सब कुछ बदल जाता है फिर। हुँ, जी, जी, जी। सर, जैसे आपने बात करी थी हाउसवाइफ की, प्रोफ़ेशन है हाउसवाइफ होना, जी। राइट? हाउसवाइफ होता क्या है? व्हाट इज़ अ हाउसवाइफ? A homemaker, a lady who decides हुँ, to make homemaking, family keeping as her profession, हुँ, वो होममेकिंग होता है, उसे हाउसवाइफ कहते हुँ, हुँ, हैं। जो किचन का, परिवार का, घर का, बच्चों का ध्यान रखती हैं, वो हाउसवाइफ होती हैं, वो प्रोफ़ेशन है। ओके। अब जैसे फीमेल्स आर वर्किंग, दे हैव जॉइन्ड द वर्कफ़ोर्स, हुँ। हाउ हैज़ दैट इम्पैक्टेड मैरिज सर? इट हैज़ इम्पैक्टेड सिग्निफिकेंटली, क्योंकि अब परिवार का ध्यान रखने के लिए हुँ, वो उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर कहा जाता है ना, वो पैट्रियार्की मैट्रियार्की हुँ, डिबेट आ जाता है कि ये तो जी पैट्रियार्की है, कि नहीं, नहीं, व्हाई शुड ओनली द गर्ल लुक आफ्टर फैमिली। ये बिल्कुल पैट्रियार्की नहीं है। पहली बात तो पैट्रियार्की बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। पैट्रियार्की इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज़ इज़ मैट्रियार्की। हुँ, पैट्रियार्की का उल्टा अपोजिट फेमिनिज्म नहीं होता। फेमिनिज्म का उल्टा मैस्कुलिनिज्म होता है। पैट्रियार्की का उल्टा मैट्रियार्की होता है। मैट्रियार्की, पैट्रियार्की दोनों ही बहुत सुंदर व्यवस्था है। जिस तरह से हमें अपनी माँ प्यारी है, उसी तरह से पिता भी तो प्यारे हैं। बिल्कुल। जो माँ से होता है वो मैट्रियार्की है, और जो पिता से होता है वो पैट्रियार्की है। हुँ, हुँ, ये दोनों सुंदर व्यवस्था है। प्रॉब्लम इज़ विथ फेमिनिज्म एंड प्रॉब्लम इज़ विथ हाइपर मैस्कुलिनिज्म, हुँ, हाइपर फेमिनिज्म एंड हाइपर मैस्कुलिनिज्म। ये समाज के अंदर प्रॉब्लम बन गई है। अब इस टॉक्सिक डिबेट के कारण ये कहा जाता है, नहीं नहीं, व्हाई शुड अ लेडी स्टे बैक एट होम। ये तो भाई एंटी फेमिनिज्म है। जी नहीं, ये एंटी फेमिनिज्म नहीं है। अ लेडी शुड स्टे बैक होम टू लुक आफ्टर द चाइल्ड बिकॉज द चाइल्ड वांट्स इट। हुँ, बच्चा कहता है कि मुझे माँ चाहिए। समाज नहीं कहता कि माँ को घर पे रुकना है बच्चे के पास। वो बच्चा कहता है कि मुझे माँ चाहिए। वो 2 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का बच्चा है ना, वो पिता की गोद में जाकर चुप नहीं होता, वो माँ की गोद में जाकर चुप होता है। हुँ, तो उस बच्चे को संतोष तब आता है जब उसकी उसे माँ दिखे। माँ अगर बाज़ार चली जाए, बाहर चली जाए, बच्चा क्रैंकी हो जाता है, रोने लग जाता है। तो ये हमारी जो सो कॉल्ड पैट्रियार्की है ना, ये समाज ने नहीं, ये बचपन ने इंसेप्ट करी है। ये बच्चा माँ को माँगता है। हुँ, बच्चा कहता है कि मुझे माँ चाहिए, पिता को भले ही बाहर जाने दो। हुँ, ये जिसको समाज में पैट्रियार्की कही जाती है, ये बचपन का गुण है और यही स्वभाव है, यही मूल प्रकृति है। इसलिए एक लेडी को जब वो अपना मदरहुड प्लान करे, तो उसको डेढ़ 2 साल तो बच्चे के ही पास रहना चाहिए। टेक अ सैब्बाटिकल, मैटरनिटी लीव, और हुँ, इन माय पर्सनल ओपिनियन, अ लेडी शुड टेक सैब्बाटिकल और मैटरनिटी लीव, व्हाटएवर इज़ एप्लीकेबल, एंड एट लीस्ट फर्स्ट 1 1/2 2 years हुँ,
should be dedicated to the child. Of course, the husband should play equal role in, looking after the child, but the lady, the mother, should be available with the child all the time. हुँ, हुँ, हुँ। इसमें आजकल देखने को मिला है कि इवन द वर्क प्लेसेस आर गेटिंग मोर कॉन्शियस conscious about this fact, and we see development of workplaces in a way which nurture young toddlers also. A lady can bring their toddlers to the workplace, and बहुत अच्छा अरेंजमेंट बनाया जा रहा है यस। कई ऑर्गेनाइजेशंस। फीडिंग रूम्स होते हैं सर, प्ले रूम एब्सोल्युटली, बच्चों के लिए ये बनाए जाते सॉल्यूशन हैं। है, क्योंकि जी। बच्चे और माँ को अलग ना करो। हुँ, हो सकता है कि लेट्स से एक मिडिल क्लास फैमिली है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मदर ऑल्सो टू वर्क, टू हुँ, मैनेज द फाइनेंसेस। जी। तो उसका जो वर्क प्लेस है लेडी का, हुँ, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें वो बच्चे के साथ है। हुँ, बच्चा माँ से अलग नहीं होना चाहिए। जी। बचपन में केवल दो चीजें होनी चाहिए सिमरन। जी, जी। बचपन में बचपन होना चाहिए, और बचपन में माँ होनी चाहिए, हुँ, और किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं होती। जिस बचपन में बचपन है और जिस बचपन में माँ है, उस बच्चे को भविष्य में जाके दुख की दवाई नहीं ढूंढनी पड़ेगी। हुँ, उसको ये हूल झूल के सोशल मीडिया क्रिएटेड ट्रॉमास जो है ना, वो ग्रसित नहीं करेंगे। हुँ, उससे समाज सुंदर होगा। ये दुख की दवाई खाने से समाज ठीक नहीं होगा, उससे और बीमार हो जाएगा। वो बस तिजोरी भर रही है किसी व्यवसायी की। हुँ, 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 हुँ। फेयर इनफ सर। सर ये तो रोल हो गया मदर का शादी में, है ना? जी। अ, रादर बच्चे की लाइफ में। हाउ अबाउट मेल्स का रोल इन शादी? मैरिज में मेल्स का रोल क्या है? सेम जो वाइफ का है, इट इज एब्सोल्युटली सेम। If the mother is a homemaker, यस। the husband has to go out and fetch for the home. हुँ, कि अब आप इस घर को चलाने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, वो लेकर आइए। आपको घर में बैठ के कि मैं तो आराम करूँगा, वो नहीं है। देन यू हैव टू गो आउट। वही जो प्रकृति का नियम था, मेन गो टू वॉर, गो टू हंटिंग, गो फॉर फार्मिंग, एंड वुमन लुक आफ्टर द फैमिली। नॉट बिकॉज़ मेन फोर्स्ड वुमन टू लुक आफ्टर फैमिली, बिकॉज़ द चाइल्ड डिमांड्स सो। हुँ, 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 क्योंकि हुँ, बच्चा कहता है मुझे माँ के पास चाहिए। ये पिता, पति, भाई नहीं आपको बोलता कि आपको घर पे रुकना है क्योंकि आप औरत हो। आपका बच्चा बोलता है कि मम्मा आपको घर पे रुकना है। हुँ, जिसको समाज में दिखाया जाता है टॉक्सिक पेट्रियार्की। वो टॉक्सिक, अगर पेट्रियार्की टॉक्सिक है, तो दोषी तो नवजात बच्चा है। हुँ, उसको दोष दो फिर। उसने कहा कि माँ चाहिए। हुँ, पर इसको कहा जाता है कि ये समाज की पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की नहीं है, ये मेट्रियार्की है इनफैक्ट, क्योंकि बच्चा माँ को माँग रहा है, और वो माँ के लिए रिवॉर्ड है कि आप घर पे रहें, आपको बाहर जाके कॉर्पोरेट लाइफ में, जंगल में, खेतों में स्ट्रगल नहीं करना है। ऑल योर नीड्स विल बी टेकन केयर फॉर, यू जस्ट लुक आफ्टर द चाइल्ड बिकॉज़ द चाइल्ड डिमांड्स सो। हुँ, हुँ। समझ रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बात है। प्रैक्टिकल आपने अप्रोच ये इसको रखा। प्राकृति है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये मूल प्राकृति है। ओके। प्रैक्टिकल होने के नाम पे हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल होना ज़रूरी नहीं है, प्रकृति के स्वभाव में रहना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल होने के शोषे में ही तो हम सब बर्बाद हो गए हैं। प्रैक्टिकल होना, ना होना आवश्यक नहीं है, प्रकृति के साथ रहें वो ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर मी प्रैक्टिकल इज़ लॉजिक के साथ वाली बात। लॉजिक क्या है? आपने बताया कि बच्चा माँगता है ना माँ को। जी, 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 दैट लॉजिक इज़ क्या? फॉर लॉजिक ही इसके बेबी वैसे माँगती है। अदरवाइज़ इन ब्रॉडर सेंस यस। लॉजिक क्या है? देखिए, लॉ ऑफ द लैंड होता है। जी। लॉ ऑफ द लैंड, ज़मीन का, हुँ, भूमि का, पृथ्वी का क्या लॉ है? लॉ ऑफ द पीपल या लॉ ऑफ द किंग नहीं होता, लॉ ऑफ द लैंड होता है। हुँ, जो लॉ होता है, वो ज़मीन का, प्रकृति का होता है। जी। कभी आपने सुना है लॉ ऑफ द पीपल या लॉ ऑफ द किंग या लॉ ऑफ द मिनिस्टर? नहीं, लॉ इज़ ऑफ द लैंड। प्रकृति नियम बनाती है। हुँ। ये हमारा मूल स्वभाव है। सर ये डिस्कशन एंड करना चाहेंगे एक क्वेश्चन से। जी। क्या डिफरेंस है कि पहले की शादियाँ में इतने ज़्यादा डिवोर्स नहीं होते थे और अब ये देखने को मिल ये जी मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ, हुँ, बोथ इक्वली, डिप्लीटेड स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ, डिजास्टर इन मैरिड लाइफ, डिजास्टर इन फैमिली लाइफ। वही जो मैं फिर से कह रहा हूँ, दुख की दवाइयाँ चल गई हैं मार्केट में। हुँ, हर चीज को ट्रॉमा बोल दिया जाता है। बचपन में पापा स्ट्रिक्ट है, अरे तुम्हें तो ट्रॉमा है। अपने बच्चों को डांटो मत, अरे क्यों? हुँ, आप माँ बाप, आजकल क्या हो गया, कुछ ऐसे व्यवसायी आ गए हैं जो अपने आप को थेरेपिस्ट कह रहे हैं, जो कह रहे हैं आपको अपब्रिंगिंग नहीं आती, आपको बच्चे पालना नहीं आता, हम सिखाएंगे। हुँ, अरे भाई, बच्चे पालना हमें एवोल्यूशन में सिखाया है। हमें बच्चे पालना आता है, इसलिए हमारे समाज से रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस हुँ, जैसे महान व्यक्तित्व पैदा हुए। हमें आता है परिवार व्यवस्था चलानी। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। दुख की दवाई नहीं होती, और आपको माँ बाप को
जो हमारे क्लासिकल पेरेंटिंग के नियम होते हैं ना, कि बच्चों को डाँटो भी, प्यार भी करो, मना भी करो, स्ट्रिक्टनेस भी रखो, बच्चों में डर भी होना चाहिए, वो सब बना रहने दीजिए। वो इतना कोमल, इतना ओवर सेंसिटिव बच्चा बनाकर आप उस बच्चे का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हो और आप समाज का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हो। बच्चे को थोड़ा कठोर वातावरण मिलना चाहिए, माँ-बाप जो समुचित समझें वो। ठीक है सर। सर एंड करना चाहेंगे कुछ अगर एडवाइस दें हमारी व्यूअर्स को? मैं क्या एडवाइस देता हूँ? मैं एडवाइस जेनरिक होती नहीं जी, सन साइन, मून साइन, जेनरिक एडवाइस हम देते ही नहीं हैं। आप अपनी कुंडली लाएँ, स्पेसिफिक एडवाइज़री होगी, जितने लोग हैं उतनी एडवाइज़री है, जेनरिक तो कुछ भी नहीं होता। सर दिस वाज़ रियली इंसाइटफुल एंड काफ़ी चीज़ें आई थिंक हम सबको समझ में आई हैं विद नेचर के बारे में, मैटरनिटी के बारे में, मैरिज कंसल्टेशन के बारे में, जो कि पहले हम लोगों को नहीं पता थी कि एस्ट्रोलॉजी इतनी सारी चीज़ों में हेल्प करता है एंड स्पेशली कहाँ पे यूज़ होती है एस्ट्रोलॉजी ने हमारी सर आँखें खोल दी एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स की भी। एंड मेनी पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, मेरी जनरेशंस विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। थैंक सो यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।